कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का हमने विस्तार से अध्ययन किया था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए, जैसा आपको पता ही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ऐसे में आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वह 29 जून को रखा गया है और इसी प्रकार आपको पता है कि कक्षा 12 में विषय भूगोल का एग्जाम 22 जून को रखा गया है। अगर किसी विद्यार्थी को ज्योग्राफी में या सोशल स्टडी में किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई समस्या है तो वो वीडियो में कमेंट के माध्यम से प्रश्न मेरे से पूछ सकता है और मैं अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और आज हमारे देश में जो कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, सभी से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। दूसरी बात, आपको पता है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगा करके जाएं। आइए हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। देखो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपातकाल किसे कहते हैं। आपातकाल किसे कहते हैं, आपातकाल की परिभाषा क्या है। तो यहाँ सबसे पहली बात क्या आ जाएगी, भारतीय संविधान का जो भाग 18 है, भारतीय संविधान का जो भाग 18 है उसमें किसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में किसका उल्लेख किया गया है, इसमें आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन स्थिति के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई है ना। क्योंकि अभी अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन स्थिति के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। अब यहाँ बात देखो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भाग की बात आई 18 की। वर्तमान में आपको पता है कि भारतीय संविधान में 448 क्या है, अनुच्छेद है वर्तमान में। और उसी प्रकार आपको पता है कि इसके कितने भाग है, ये 25 भागों में बटा हुआ है। उसी प्रकार अनुसूचियां कितनी है, 12 अनुसूचियां। अब आप ये देखिए कि ये तो है वर्तमान में, और अगर अपन मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में आपको बताना चाहिए कि इसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, और ये कितने भागों में बटा हुआ था, 22 भागों में बटा हुआ था। इसी प्रकार इसमें अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। तो अभी यहाँ भागों की बात आई, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में 25 भाग है और मूल संविधान में 22 भागों का उल्लेख किया गया था। तो अब देखो, अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहला अपना प्रश्न क्या बनता है कि आपातकाल होता क्या है, आपातकाल किसे कहते हैं, आपातकाल की परिभाषा बताइए। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आपातकाल की परिभाषा। या आपातकाल किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। आपातकाल की परिभाषा, या मान लो इसमें बनता है कि आपातकाल का तात्पर्य, यह किसे कहते हैं। तो अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपातकाल होता क्या है, आपातकाल होता क्या है। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या रही है कि जब देश में, मान लो आज हमारा देश है, जब किसी देश में, या मान लो हमारा भारत देश ही ले लो आप, जब देश में आपको पता है कि आंतरिक या बाहरी या आर्थिक रूप से, आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से आपको पता है कि किसी देश के किसी देश में आपको पता है कि किसी भी तरह के कोई खतरे की आशंका होती है। किसी भी देश में आपको पता है कि आंतरिक क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में या आर्थिक रूप से आपको पता है किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। तो ऐसे में आपको पता है कि उस देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। किसकी घोषणा की जाती है, आपातकाल की। अब देखो, आपातकाल में और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि जिससे आपको पता है देश में, देश की अखंडता को या मान लो एकता को या सुरक्षा को खतरा हो, देश की अखंडता, एकता या सुरक्षा को खतरा हो, तो ऐसे में आपको पता है कि देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। अब देखो, अगला जो प्रश्न बनता है ना, ये तो अपन ने आपातकाल की परिभाषा पढ़ी है। अगला प्रश्न बनता है कि आपातकाल जरूरी क्यों है, या आपातकाल की आवश्यकता क्यों है। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपातकाल की आवश्यकता क्यों है या आपातकाल क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो पूरे अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, एक अपन मानचित्र के द्वारा समझते हैं, एक छोटा सा मानचित्र के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये हमारा भारत है। अगर हम भारत की बात करें, आज आप देखिए कि जो भारत के जितने भी जो पड़ोसी देश है, भारत के जितने भी जो पड़ोसी देश है, इसमें जैसे भी देख लो कि चाइना है ना, चाइना है या पाकिस्तान है या नेपाल है या आसपास में भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है। तो ये जितने भी जो पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान है, अगर मान लो कोई भी पड़ोसी देश हमारे भारत के आसपास में, अगर मान लो कोई भी पड़ोसी देश अगर हमारे देश पर हमला कर देता है, कोई भी पड़ोसी देश अगर हमारे भारत देश पर हमला कर देता है,
तो ऐसे में आपको पता है कि हमारे देश की जो सरकार है ना, वो हमारी सरकार क्या करेगी, वो हमारी सरकार जवाबी हमले में, यानी आपको पता है कि जवाबी हमले के लिए, यानी सरकार भी क्या करेगी, हमारे देश की सरकार भी उसका जवाब देगी। तो हमारी सरकार क्या करेगी, जवाबी हमले के लिए, जवाबी हमले के लिए आपातकालीन स्थिति में आपको पता है कि क्या नहीं करना पड़ता, आपातकालीन स्थिति के संदर्भ में आपको पता है कि संसद में किसी भी प्रकार का बिल पास नहीं करना पड़ता, यानी कि संसद में किसी भी प्रकार का बिल पास कराना नहीं पड़ता आपातकालीन स्थिति में। और जैसे आपको ये तो पता ही कि हमारे भारतीय संविधान में, संविधान के नियमों के अनुसार की बात करें तो हमारे भारत में संसदीय लोकतंत्र है। और संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र में आपको पता है कि जैसे भी मान लो आज हमारा भारत है, अगर दूसरे देश पर आक्रमण करना चाहता है या मान लो युद्ध करना चाहता है, तो भारत अगर मान लो किसी दूसरे देश से युद्ध करना चाहता है या आक्रमण करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की स्वीकृति, संसद की स्वीकृति, अनुमति, और दूसरी बात आपको पता है कि संसद में क्या पास कराना पड़ता है, संसद में बिल पास कराना पड़ता है, बिल पास कराना पड़ेगा। अगर मान लो वो बिल पास नहीं होगा तो युद्ध की घोषणा नहीं हो सकती है। तो यहां सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है कि संसद की स्वीकृति के बिना, अनुमति के बिना, या संसद में जब तक कोई बिल पास नहीं, जब तक संसद में बिल पास नहीं होगा तब तक आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो दूसरे देशों से युद्ध नहीं कर सकता। जैसे भी मान लो ऐसे तो युद्ध कर सकता है, परंतु उसके लिए संसद की स्वीकृति चाहिए, संसद में बिल पास होना बहुत जरूरी है। और अगर संसद में बिल पास हो गया तो हमारा भारत देश दूसरे देश से युद्ध कर सकता है, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो दूसरी बात मैं आपको ये क्या बताता हूं कि भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है, भारतीय संविधान में क्या है, जो जब हमारे देश में जब संविधान बनाया था तो संविधान निर्माताओं ने आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति में, संविधान जो बनाने वाले थे उन्होंने क्या किया, आपातकालीन स्थिति में या आपातकालीन की जब स्थिति पैदा हो जाती थी तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या किया, देश की जो एकता है, अखंडता है, देश की अखंडता, एकता है ना, और सुरक्षा, देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए या सुरक्षा अगर मान लो खतरे में हो, आपातकालीन स्थिति में अगर हमारे भारत की अगर एकता, अखंडता है ना, या सुरक्षा अगर खतरे में हो या संकट में हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है इसके लिए संविधान में एक प्रावधान बनाया गया, जिसमें आपको पता है कि जो केंद्र सरकार जो होती है ना, उसमें आपको पता है जो केंद्र सरकार होती है, जैसे दिल्ली में केंद्र सरकार के पास आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां आ जाती है, केंद्र सरकार के पास में क्या जाती है, ज्यादा से ज्यादा उसके पास में शक्तियां जाती है, विशेष शक्तियां उसको प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद में आपको पता है कि इसमें जो केंद्र सरकार होती है ना, वो बिना किसी रोक के, यानी केंद्र सरकार बिना किसी रुकावट के या बिना किसी रोक के आपको पता है कि गंभीर निर्णय ले सकती है या गंभीर फैसले ले सकती है। किस परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में गंभीर फैसले ले सकती है अपने स्तर पर। और इस समय आपको पता होना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में आपको पता है कि जो केंद्र सरकार है उसके पास में आपको पता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा उसको शक्तियां प्राप्त हो जाती है ना, विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में आपको पता है कि ये जो केंद्र सरकार को जो आपातकालीन शक्तियां दी गई है, ये क्यों दी गई है, ये इसलिए दी गई है ताकि आपको पता है कि केंद्र सरकार हमारे देश को या उस देश को आपातकालीन स्थिति से क्या कर सके, आपातकालीन स्थिति से बाहर निकाल सके, है ना। तो मैं देखो एक बार फिर आपको बता देता हूं कि हमारे देश में अगर मान लो आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है तो आपातकालीन स्थिति के लिए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिसके तहत आपको पता है कि जो केंद्र सरकार होती है उस केंद्र सरकार को आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति में कुछ ज्यादा से ज्यादा उसको शक्तियां प्राप्त हो जाती है। और ज्यादा शक्तियां प्राप्त होने के कारण वो अपने स्तर पर आपको पता है कि उच्च स्तर के निर्णय ले सकती है और वो अपने स्तर पर आपको पता है कि वो फैसले लेने में समर्थ हो जाती है। कौन, केंद्र सरकार। और आपातकालीन स्थिति से उस देश को बाहर निकालने का प्रयास करती है, कौन करती है, केंद्र सरकार। तो ये अपने को ध्यान रखना है। शॉर्ट में अपन पढ़ सकते हैं कि आपातकाल क्यों जरूरी है, आपातकाल की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि आपातकालीन स्थिति के संबंध में आपको पता है कि संसद में जो बिल पास कराना पड़ता है वो आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमारा भारत देश दूसरे देश से युद्ध करना चाहता है तो उसमें सबसे पहले संसद में बिल पास कराना पड़ता है। पर आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, केंद्र सरकार के पास में ज्यादा से ज्यादा शक्तियां आ जाती है, जिसके चलते आपको पता है क्या होता है, जिसके चलते आपको पता है कि केंद्र सरकार जो होती है वो अपने हिसाब से, केंद्र सरकार अपने हिसाब से क्या करती है, उच्च स्तर के फैसले लेती है और जो उसको ठीक लगता है ना, केंद्र सरकार को जैसा अच्छा लगता है वैसे वो निर्णय लेती है
और उस देश को आपातकालीन स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास कर दिए। तो ये हो गया आपातकाल क्यों आवश्यक है, आपातकाल क्यों जरूरी है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि आपातकाल किसे कहते हैं, आपातकाल की परिभाषा बताइए। अब देखो, अब अपन इसको आगे बढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। देखो आप देखिए, यहां बात आती है आपातकाल की परिभाषा अपन ने पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 352, 356 और 360। 352, 56 और 60 में किस किस का उल्लेख किया गया है, आइए उसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 में आप 4 जोड़ दीजिए तो 356 हो जाएंगे, 56 में प्लस 4 जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ 4 का डिवाइडेशन हो रहा है, ठीक है ना। 352 में आप 4 जोड़ेंगे 356, 356 में 4 जोड़ दिए 360 हो जाएंगे। अब यहाँ बात आ रही है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, इसमें आपको पता है कौन सा लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। कौन सा आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। देखो अच्छे से समझेंगे, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की बात अपन कर रहे हैं, तो उसके बाद ये जो 356 है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पूरा भी मैं आपको समझाऊंगा। 360 की बात कर लेते हैं, यहां आ जाएगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि आज हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। पहली बार आपको पता है कि पंजाब में, सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है हमारे देश में 3 बार, और वित्तीय आपातकाल आज तक आपको पता है 1 बार भी नहीं लगा है। हमारे भारत देश में आज तक आपको पता है कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब देखो अपन इसको विस्तार से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अगर इसको अपन इंग्लिश में अपन इसको किस नाम से पकड़ेंगे, इसको अपन कह सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति शासन जो 2nd नंबर का है, अनुच्छेद 356, इसको अपन कह सकते हैं स्टेट इमरजेंसी। और 360 वाला है, इसको अपन कह सकते हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी, इकोनॉमिक, ठीक है ना। तो आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाए तो। देखिए, अब अपन पढ़ते हैं विस्तार से। देखो, सबसे पहले आ रहा है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में देखो कि अगर मान लो हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ लेते, देखो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है। आपातकाल, आज मान लो ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, और भारत में आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इसको अपन विस्तार से पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर के। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, भारत में आज कितने राज्य, 28 राज्य है, ठीक है ना, 28 राज्य है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, अगर मान लो भारत देश में कोई युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, या मान लो बाहरी आक्रमण, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, या बाहरी आक्रमण की स्थिति पैदा हो गई है, या आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो गई। देखो एक चीज यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आंतरिक अशांति। देखो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं एक बार। आंतरिक अशांति, देखो मूल संविधान में, यानी मूल संविधान में किसका उल्लेख मिलता है, आंतरिक अशांति का। पर आपको पता है 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 44वें संविधान संशोधन में आपको पता है ये जो आंतरिक अशांति का जो शब्द है, इसको आपको पता है कि हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह नया शब्द रख दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया सशस्त्र विद्रोह। क्या रखा गया, सशस्त्र विद्रोह। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 44वें संविधान संशोधन में आपको पता है कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके उसकी जगह क्या नाम रख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 352 में आपको पता है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है ना, तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल में अगर मान लो भारत के किसी भी राज्य में या मान लो भारत के किसी भी भाग में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है या बाहरी आक्रमण की स्थिति पैदा हो गई है, आंतरिक अशांति से संबंधित, मान लो आंतरिक अंदर ही अंदर मान लो कोई आंतरिक अशांति पैदा हो गई है, हिंसा की स्थिति पैदा हो गई है ना, तो आंतरिक अशांति से संबंधित संकटकालीन जो परिस्थिति पैदा हो गई है, तो ऐसे में आपको पता है कि उस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देखो विस्तार से पढ़ते हैं कि मूल संविधान में जो हमारा भारत देश का जो मूल संविधान था, अभी मैंने आपको बताया भी था कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और आपको पता है 8 अनुसूचियां थी और वो 22 भागों में बटा हुआ था। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल संविधान में, भारतीय संविधान में आपको पता है कि अनुच्छेद जो 352 है उसमें व्यवस्था की गई है, उसमें व्यवस्था की गई है, किसकी व्यवस्था की गई है, उसमें व्यवस्था की गई है
कि राष्ट्रपति को अगर मान लो समाधान हो जाए, यानी आपको पता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है वर्तमान में, आपको पता है भारत का जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अगर मान लो उनको समाधान हो जाए कि भारत के अंदर मान लो युद्ध की स्थिति पैदा होने वाली है, या बाहरी आक्रमण होने वाला है, या मान लो आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो रही है, आंतरिक अशांति के कारण आपको पता है कि भारत या उसके किसी भी भाग में, भारत या उसके किसी भी भाग में जो शांति व्यवस्था है वो नष्ट होने वाली है ना, शांति व्यवस्था क्या होने वाली है, नष्ट होने वाली है, या नष्ट होने का भय हो, तो आपको पता है कि इस प्रकार की अगर मान लो परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाए, किस तरह की, युद्ध की स्थिति, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, जिसको अभी 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया, तो युद्ध की स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में, है ना, और सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति की अगर परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस प्रकार की परिस्थिति होने पर राष्ट्रपति को अगर मान लो आशंका हो जाए, है ना, उसको शंका हो जाए कि भाई ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली है, तो ऐसे में आपको पता है कि जो राष्ट्रपति है वो संकट काल की क्या कर सकता है, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी घोषणा कर सकता है, संकट काल की घोषणा कर सकता है। और जो संसद है ना, अभी मैंने आपको बताया भी था कि संसद की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। संसद की स्वीकृति से, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है ना, तो आपको पता है कि संसद की स्वीकृति के बिना वो इन तीनों सेनाओं का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और युद्ध भी नहीं कर सकता, आप ये देख लो, युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है, संसद के अंदर इसके लिए बिल पास करना पड़ेगा। अगर संसद बिल पास कर देगी तो आपको पता है कि हमारा भारत देश दूसरे देशों से युद्ध कर सकता है। अब देखो मैं आपको जो बता रहा हूं कि यहां अगर अपन विशेष तौर से पढ़े ना, तो देखो संसद की जो स्वीकृति है, ये देखो लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये जो लोकसभा राज्यसभा है, और इसमें एक और जोड़ दो आप, प्लस राष्ट्रपति और जोड़ दो, क्योंकि राष्ट्रपति भी इसका अंग है। इसकी हस्ताक्षर के बिना, इसके अनुमोदन के बिना आपको पता है कि कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, है ना, कानून को, तो इसके लिए आपको पता है कि ये भी इसका अंग है। तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों का इसमें जोड़ है, किसमें, संसद के अंदर। तो संसद की जो स्वीकृति है, संसद की स्वीकृति के बिना आपको पता है कि ये जो राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाया जाता है, तो ये आपको पता है कि 2 महीने तक लागू रहता है। संसद की स्वीकृति के बिना कितने महीने तक लागू रहता है, संसद की स्वीकृति के बिना आपको पता है कि ये 2 महीने तक लागू रहती है। और अगर संसद की स्वीकृति मिल जाए, तो संसद की स्वीकृति से, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो संसद की स्वीकृति से आपको बताना चाहिए कि इसको जो है, इसे जब तक लागू रखना हो अपन इसको लागू रख सकते हैं, है ना, किसको, राष्ट्रीय आपातकाल को, इसे जब तक लागू रखना अगर अपन चाहते हैं तो उतने समय तक अपन इसको आगे लागू रख सकते हैं। अब देखो मैं इसमें विशेष तौर से आपको, अभी मैं आपको विस्तृत रूप में आपको बता सकता हूं कि जो 44वें संविधान संशोधन में मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो आंतरिक अशांति जो शब्द है उसको हटा दिया गया, उसकी जगह आपको पता है कि सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 352 है, यानी अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया कि अगर मान लो किसी देश में राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, यानी ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो जाए कि वहां आपातकाल लगाया जा सकता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि इन चीजों को ले लो आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, या बाहरी आक्रमण की स्थिति पैदा हो गई है ना, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, बाहरी आक्रमण की स्थिति पैदा हो गई है, और उसी प्रकार आपको पता है कि आंतरिक अशांति। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लो राष्ट्रपति को आशंका हो जाए कि युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है या बाहरी आक्रमण की स्थिति पैदा हो रही है, तो ऐसे में आपको पता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। परंतु आंतरिक अशांति की बात आ रही है, आंतरिक अशांति के नाम पर आपको पता है कि आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। आंतरिक अशांति के नाम पर क्या नहीं किया जा सकता, आंतरिक अशांति के नाम पर आपको पता है कि आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। अगर मान लो देश में युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है या बाहरी आक्रमण की स्थिति पैदा हो रही है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उस देश में क्या, किसकी घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो अगला जो टॉपिक है मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है ना, ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो किन परिस्थितियों में, देखो मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति जब तक आपको पता है आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। कब तक, जब तक आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैबिनेट है, जैसे भी मान लो कैबिनेट है, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था, याद होगा आपको कि मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्री परिषद से छोटा होता है। पढ़ा होगा आपने, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्री परिषद से क्या होता है, छोटा होता है। मंत्रिमंडल में आपको पता है कि वरिष्ठ मंत्री होते हैं,
कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और ये भारतीय शासन व्यवस्था की क्या होती है, भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई होती है। और ये आपको पता है कि मंत्री परिषद की जो शक्तियां होती है ना, उन्हीं का ये उपयोग करती है। कौन? मंत्रिमंडल। और इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, और उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करता है, और है ना उच्च स्तर के निर्णय लेती है ये। तो अब यहां मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कैबिनेट है ना, मंत्रिमंडल, कैबिनेट और मंत्रिमंडल, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, जब तक आपको पता है कि मंत्रिमंडल जो है वो लिखित रूप से राष्ट्रपति को परामर्श न दे दे, मंत्रिमंडल जब तक आपको पता है कि राष्ट्रपति को लिखित रूप से परामर्श नहीं दे देगा, तब तक आपको पता है कि राष्ट्रपति किसकी घोषणा नहीं कर सकता? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको पता है कि मंत्रिमंडल लिखित रूप में परामर्श देगा, किसको? राष्ट्रपति को। तभी आपको पता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो अब देखो इसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे भी मान लो राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो घोषणा के 1 महीने के बाद, जैसे राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो घोषणा के 1 महीने के बाद क्या होगा? घोषणा के 1 महीने के बाद संसद में 2/3 बहुमत से, यानी संसद जो होती है ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो संसद में आपको पता है कि जो लोकसभा राज्यसभा है, तो संसद में 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, उसके 1 महीने के बाद आपको पता है कि संसद में क्या करना होगा? संसद में 2/3 बहुमत से आपको पता है कि इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। यानी बिना बहुमत के आपको पता है कि इसकी घोषणा नहीं हो सकती है, तो इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। इसे लागू रखने के लिए आपको पता है कि इसे और आगे बढ़ाने के लिए, यानी ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक 6 महीने में, यानी प्रति 6 महीने में आपको पता है कि फिर क्या करना पड़ेगा? प्रति 6 महीने के बाद आपको पता है कि स्वीकृति आवश्यक होगी, है ना। दोबारा आपको पता है कि प्रति 6 महीने के बाद वापस उसे स्वीकृति क्या करनी पड़ेगी? स्वीकृति आवश्यक होगी। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूं, देखो कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, अभी देखो वापस वही बात आ रही है कि अगर मान लो किसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, अगर मान लो किसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और आपातकाल को समाप्त करना है, राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करना है? समाप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लोकसभा और प्लस राज्यसभा, लोकसभा के उपस्थित जो मतदान है, यानी लोकसभा में जितने भी जो उपस्थित मतदाता है, लोकसभा में जो जितने भी उपस्थित मतदाता है, तो मतदान में जो भाग लेने वाले जो सदस्य है, उनके आपको पता है कि साधारण बहुमत से, उनके साधारण बहुमत से आपको पता है कि जो साधारण बहुमत से जो आपातकाल है, जो देश में जो आपको पता है आपातकाल लगा हुआ है, तो साधारण बहुमत से आपातकाल की जो घोषणा की गई थी, तो आपातकाल की आपको पता है कि घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में कितनी है? 545 है। तो आप ये देखिए कि किसके पास ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। अब आप देख लो कि इनकी सदस्य संख्या ज्यादा है, तो लोकसभा को शक्तियां अधिक प्राप्त है, जबकि राज्यसभा को शक्तियां कम प्राप्त है। ये भी आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसके बाद में देखो, यानी कोई भी अगर निर्णय लिया जाएगा संसद में, तो आपको पता है कि उसके अंदर लोकसभा का बोलबाला अधिक होगा, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं इसके अंदर कि मैं आपको बता देता हूं, अभी अपन ने पढ़ा था ना अनुच्छेद 352 में कि भाई देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो अब तक आपको पता है हमारे भारत देश में 3 बार आपातकाल लग चुका है। देखो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि 3 बार आपातकाल कब कब लगा था। देखिए इसमें अगर अपन 3 बार आपातकाल की बात आती है, तो देखो पहली बार आपको पता है हमारे भारत देश में आपातकाल कब लगा था? 1962 के अंदर। देखो 1962 की बात है ये, 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962 को। उसके बाद में आपको पता है कि ये जो दूसरी बार आपातकाल लगा था, दूसरी बार जो आपातकाल लगा था वो लगा था 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1971 में। और जो तीसरा आपातकाल लगा था, तीसरा आपातकाल वो कब लगा था? तीसरा आपातकाल लगा था 25 जून को। तीसरा आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को। तो अब देखो यहां बात आ रही है, देखो 1962 में अपने इतिहास में तो पढ़ा ही होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि 1962 में क्या हुआ था कि जो भारत है ना, भारत पर आपको पता है कि किसका आक्रमण हुआ था? भारत पर चीनी आक्रमण, यानी चीन के द्वारा आक्रमण किया गया। भारत पर चीनी आक्रमण 1962 में। 1971 में क्या हुआ था? 1971 में आपको पता है कि भारत पर जो है, भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण, भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण, ये अपने को ध्यान रखना है, भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण। उसके बाद में 1975 में क्या हुआ था? 1975 में आपको पता है कि हमारे देश में इस समय आपको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार थी।
प्रधानमंत्री कौन था उस समय? प्रधानमंत्री आपको पता है इंदिरा गांधी थी। और उस समय 1975 में हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। तो आपको पता है कि 1975 में कांग्रेस के द्वारा आंतरिक अशांति के कारण 1975 में आपको पता है क्या लगाया गया? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। और ये भी ध्यान रखना, अब तक सबसे लंबा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया वो इसी समय लगा है 1975 के अंदर ही, ठीक है ना। 1975 से आपको पता है कि ये 77 तक लगा था। तो ये अपने को ध्यान रखना है। मैं आपको कुल महीने बता सकता हूं कि ये 21 महीने तक लगा था। कितने महीने तक लगा था? 21 महीने तक। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब तक 3 बार क्या लग चुका है हमारे देश में? अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो एक चीज मैं और आपको बताता हूं कि जब 26 अक्टूबर 1962 को जब भारत पर चीन आक्रमण हुआ था तो उस समय भी आपको पता है कि इस समय सरकार जो थी ना वो कि इस समय जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे ना, भारत के राष्ट्रपति थे इस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस समय हमारे भारत देश के राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962, उसके बाद में 1971 में, और उसके बाद में आपको पता है कि 1975 में कांग्रेस के द्वारा आंतरिक अशांति के कारण हमारे देश में आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 352 है उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया इसको विस्तार से। अब अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 356। भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 356 है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए इसमें आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो ये राष्ट्रपति शासन, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसको अपन स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी। यानी आपको पता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब उस राज्य की जो सरकार होती है वो आपको पता है कि संविधान के नियमों का पालन नहीं कर पाती है, या वहां का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है? वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है ना। वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो जाती है। वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो जिसके चलते आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तौर पे आपको पता है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखो इसको मैं आपको बताता हूं समझाने के लिए। देखो यहां अगर अपन देखें अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति को अनुच्छेद जो 356 है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर तो अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति को सूचना कौन देगा? राज्यपाल देगा कि भाई हमारे राज्य के अंदर आपको पता है कि जो राज्य की जो सरकार है वो उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई है और वो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है या संविधान के नियमों का पालन नहीं कर पा रही है। वहां का संवैधानिक, उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि राज्यपाल आपको पता है प्रतिवेदन करेगा किसको? राष्ट्रपति को। तो उस राज्य में आपको पता है क्या लगाया जाएगा? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अब देखो मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति जो शासन है वो अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। यानी 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 3 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। देखो राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अगर मान लो किसी भी प्रकार से अगर मान लो समाधान हो जाए कि मान लो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, अभी मैंने आपको बताया था कि वहां की सरकार जो है वो संविधान के नियमों का पालन नहीं कर पा रही है या संवैधानिक तंत्र वहां का विफल हो गया है ना, या संविधान के नियम, या मान लो संविधान के नियमों के अनुसार वहां की सरकार नहीं चलाई जा रही है ना, या संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको पता है कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि उस राज्य में आपको पता है कि मान लो संकट काल की स्थिति पैदा हो गई है। संकट काल की स्थिति क्यों पैदा हो गई है? कि जो राज्य की जो सरकार है ना वो फेल हो गई है, या राजनीतिक व्यवस्था फेल हो गई है, या प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। या आपको पता है कि राज्य की जो सरकार है ना वो सरकार आपको पता है कि अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही है ना, संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है सरकार। तो ऐसे में आपको पता है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन पर आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपको पता है उस राज्य में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और भी देखो मैं आपको समझा सकता हूं, जैसे किताब के अकॉर्डिंग तो इसमें इसी तरह से लिखा हुआ है,
पर मैं आपको अतिरिक्त जानकारी भी मैं आपको दूंगा। देखो इसमें उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है, राज्य में क्या लगाना है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो उसके लिए संसद के द्वारा क्या होता है, देखो आप कि संसद की स्वीकृति के बिना 2 महीने से अधिक, यानी जो संसद है ना, अभी मैंने आपको बताया भी था कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो यहां मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि जो संसद है वो संसद की स्वीकृति के बिना, यानी आपको पता है कि संसद की स्वीकृति के बिना 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू रहेगी। यानी आपको पता है कि संसद की जो स्वीकृति है, संसद की स्वीकृति की मैंने आपको बताया कि 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए आपको पता है कि ये लागू नहीं रहेगी। अब देखो उसके बाद में आपको पता है कि एक बार तो 2 महीने के लिए लागू रहेगी, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको पता है कि संसद के द्वारा, यानी संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, संसद के द्वारा क्या किया जाएगा, एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास करके क्या किया जा सकता है, संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास करके राज्य में आपको पता है कि 6 महीने के लिए, यानी राज्य में क्या किया जा सकता है, 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 6 महीने के लिए क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू की जा सकती है। और आपको पता है कि इसको मतलब कि अगर मान लो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो आपको पता है कि संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, यानी संसद में साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। और अधिकतम तो अभी मैंने आपको बताया था कि राज्य में अगर मान लो अधिकतम राष्ट्रपति शासन हुआ है, कितने वर्ष तक लग सकता है, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी राज्य में। और उसके बाद में देखो अपन आगे पढ़ते हैं, उसके बाद में देखो मैं आपको बताता हूं कि जो केंद्र की जो सरकार होती है ना, यानी जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर, यानी केंद्र सरकार सिफारिश करती है किसके लिए, राष्ट्रपति शासन के लिए, किसके अंदर, उस राज्य के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया कि उस राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रही है, या मान लो वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ऐसे में आपको पता है कि जो केंद्र की जो सरकार है, तो केंद्र की सिफारिश पर आपको पता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, केंद्र की सिफारिश पर आपको पता है राष्ट्रपति जो होता है वो किसकी घोषणा करता है, केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो होता है वो आपातकाल की घोषणा करता है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो होता है वो उस राज्य में किसकी घोषणा करता है, आपातकाल की घोषणा करता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि जो राज्य की जो सरकार है, किसकी सरकार, यानी जो जिस राज्य में आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, तो उस राज्य की जो सरकार है वो आपको पता है कि राज्य जो है, राज्य की जो सरकार है वो केंद्र की जो कार्यपालिका है ना, उनके निर्देशों का पालन नहीं कर पाती है ना, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर पाती है, क्योंकि संविधान के नियमों के अनुसार उस राज्य की सरकार नहीं चल पाती है, संवैधानिक वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और जिसके चलते आपको पता है कि केंद्र की सिफारिश पर आपको पता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाता है या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अब देखो अपन आगे पढ़ते हैं इसके अंदर, तो हम अपनी किताब के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया, और भी अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में लगाया जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्य की सरकार संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल पाती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में आपको पता है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल। अब ये वित्तीय आपातकाल होता क्या है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। राष्ट्रपति आपको पता है कि किसी देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जो वित्तीय संकट के तौर पे आपको पता है जो आपातकाल लगाता है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, अब वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या होता है, वित्तीय यानी साख है या ऋण है या वित्त यानी रुपए है या पैसे से संबंधित है मामलों, है ना। उदाहरण के लिए समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वित्त यानी रुपए पैसे से संबंधित है या साख से संबंधित या ऋण से संबंधित। तो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन कि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि मतलब राष्ट्रपति को क्या विश्वास हो जाए कि भारत की वित्त को या मान लो साख को क्या है, संकट है, यानी भारत के आपको पता है कि वित्तीय स्थायित्व यानी वित्तीय स्थायित्व जो देश में आपको पता है कि जो भी वित्त है या है ना, जो भी रुपए पैसे से संबंधित जो मामला है या आपको साख है या ऋण है, तो वित्त से संबंधित या वित्तीय स्थायित्व से संबंधित, या मान लो उदाहरण के लिए आपको पता है कि या देश की जो साख है ना, साख को खतरा है, तो साख यानी ऋण, है ना,
तो साख या ऋण को अगर खतरा उत्पन्न हो जाए, ऋण को खतरा होने की आशंका हो जाए, खतरा होने की आशंका हो जाए, किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को लगे कि हमारे भारत देश के अंदर या हमारे देश में जो वित्तीय संकट आ चुका है ना, या अर्थव्यवस्था आपको पता है कि खत्म होने वाली है, या आपको बताना चाहिए कि वित्तीय जो स्थायित्व है या साख है या ऋण को अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में आपको पता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत क्या करता है, वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। और अगर मान लो राष्ट्रपति को लग जाए कि देश में आपको पता है कि देश में जैसे आर्थिक संकट पैदा हो गया है ना, राष्ट्रपति को लगे कि हमारे देश में क्या पैदा हो गया है, आर्थिक संकट। अगर आर्थिक संकट पैदा हो गया है तो भी आपको पता है कि क्या होगा उस देश में, आपको पता है कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल। तो आर्थिक संकट की अगर अपन आर्थिक संकट के अलावा अगर अपन पढ़े तो मान लो उदाहरण के लिए देश में जो आर्थिक संकट मतलब खड़ा हो गया है, या अगर आपको पता है कि हालत जो है, मान लो अगर हमारे देश की जो हालत है वो आर्थिक संकट के तौर पे आपको पता है विषम पैदा हो चुकी है, यानी हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, ये विषम आपको पता है कि परिस्थितियां पैदा हो गई है, तो सरकार क्या करेगी? जैसे देखो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, जैसे देखो उदाहरण के लिए मान लो सरकार मान लो कि दिवालिया हो गई है ना, केंद्र को लगने लग जाए, या मान लो आपको पता है कि केंद्र को लगने लग जाए कि मान लो सरकार क्या हो गई है, सरकार दिवालिया होने वाली है। दिवालिया यानी आप जानते ही हो, आपने पढ़ा होगा कि भारत का वो राष्ट्रपति की दिन की अपन योग्यता पड़ेगी कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ बात यही आ रही है कि अगर मान लो ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि मान लो सरकार क्या होने लगी है, सरकार दिवालिया हो गई है, क्या हो गई है, यानी हालात ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि मान लो आपको पता है कि सरकार दिवालिया होने के कगार पर है, या आप मतलब सरकार दिवालिया होने के कगार पर है, या मान लो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आपको पता है क्या होने वाली है, नष्ट होने वाली है, या मान लो ध्वस्त होने वाली है। अर्थव्यवस्था मान लो नष्ट होने वाली है या ध्वस्त होने वाली है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको पता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में वित्तीय आपातकाल इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो जैसे अगर मान लो देश में वित्तीय संकट खड़ा हो गया है ना, सरकार के पास में विकास के लिए पैसा नहीं है, और मान लो सरकार खुद ही दिवालिया हो गई है, तो देश का विकास कहां से करेगी, है ना। तो वित्त से संबंधित या साख से संबंधित या ऋण से संबंधित अगर राष्ट्रपति को लगे कि उसको शंका हो जाए या मान लो उसको आशंका हो जाए कि इन सब के ऊपर खतरा आ चुका है, तो ऐसे ही परिस्थिति में अनुच्छेद 360 के तौर पे राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देगा। पर देखो मैं आपको एक समझाने के लिए एक टॉपिक और आपको बताना चाहूंगा कि आपातकालीन स्थिति में क्या होता है। आपातकालीन स्थिति में आपको पता है कि जो आम नागरिकों का जो पैसा होता है, आपातकालीन स्थिति में जो आम नागरिक जो होते हैं ना, आम नागरिकों का जो पैसा होता है वो कहां जाता है, आम नागरिकों का पैसा और संपत्ति, इस पर किसका अधिकार हो जाता है, पैसा और संपत्ति पर किसका अधिकार हो जाता है बताओ। मतलब कि जब हमारे देश में अगर आपातकालीन स्थिति यानी वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए, तो ऐसे में आपको पता है कि जो भी हमारे देश की जो आम नागरिक है, आम नागरिकों का पैसा और जो संपत्ति है, आम नागरिकों का पैसा और संपत्ति है, उस पर आपको पता है कि किसका अधिकार हो जाएगा, उस पर अधिकार हो जाएगा देश का अधिकार हो जाएगा, यानी उस देश का अधिकार हो जाएगा, किसका अधिकार हो जाएगा, देश का अधिकार हो जाएगा। तो मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है ना, पिछली बार आपको पता है कि जो ये कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में आपको पता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों से संबंधित एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए, और एक आया था कि राज्यसभा की कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इस बार राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां से संबंधित प्रश्न आ सकता है, चांसेज है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसका मैं आपको अभी आगे से आगे वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको विस्तृत रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।